Yes, sir. Yes, sir. So, as we all know, this is enzyme, that is इंटाइन, और एक इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है, इतना देखें आप। और ये जो है बेटा, इससे बोलेंगे जर्म पोल, ये इसका न्यूक्लियस रहा, और न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म फिल है, ठीक है, ये रहा साइटोप्लाज्म। रेड मार्कर कुछ ज्यादा लाइट हो रहा है, ये है बच्चों साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर में हमें क्या देखना है बेटा, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो हमें डिस्कस करनी है। जैसे कि इसकी लेयर्स के बारे में तो आप अपना एग्जाइन के बारे में तो देख ही चुके हैं, ठीक, स्पोरोडर्म का की बनी हुई होती है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। बट इसके अलावा भी और भी कुछ चीजें हैं जो हमें इसमें देखनी है। जरा देखेंगे बच्चे क्या क्या चीजें हैं। हेडिंग आपने डाल ली, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। ये जो दोनों सेल वॉल होती हैं, इन दोनों को बेटा कंबाइंडली बोला जाता है स्पोरोडर्म, ठीक है, स्पोरोडर्म। अब मैं जरा दो चार लाइनें बोलूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, ठीक है, जल्दी लिखेंगे बच्चे। द साइज ऑफ पोलन ग्रेन, द साइज ऑफ पोलन ग्रेन इज अप्रोक्सीमेटली, एवरेज साइज होगा बेटा 25 to 50 माइक्रोमीटर। एवरेज साइज ऑफ पोलन ग्रेन इज 25 to 50 माइक्रोमीटर। किसमें? डायमीटर में, इन डायमीटर। डायमीटर जो होगी बेटा वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होगी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सेल वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन, सेल वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोडर्म। सेल वॉल मेड अप होगी स्पोरोडर्म में। पॉइंट्स बनाकर लिख लो बच्चे, थोड़ा सा क्यूब करेंगे बस, आज हमें ये कंप्लीट करना है, हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद थोड़ा सा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी एक दो चीजें जो रही थी ना वो डिस्कस करनी है हमें, ठीक है बेटा। तो स्पोरोडर्म हो गई। अब उसमें दो लेयर आ गई आपकी, ये मैंने सॉरी गलत लिख दिया, जर्म पोल नहीं बच्चे, यहाँ एग्जाइन लिख देता हूँ, इन टाइम। ये अंदर वाली लेयर बेटा, इसको इंटाइन बोला, और ये जो पोर की फॉर्म में दिखता है ना, एक छोटा सा पोर बनता है, ठीक है, इस पोर को बोलते हैं दैट इज जर्म पोर। और ये एक्साइन और इंटाइन मिलकर जो कंबाइन होती है उसे बोलते हैं स्पोरोडर्म। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। अब एक्साइन के बारे में एक लाइन लिखेंगे, एक्साइन इज अ hard outer layer, exine is a hard outer layer made up of sporoderm, exine is a hard outer layer made up of sporoderm, made up of sporopolonin बच्चों, made up of sporopolonin। स्पोरोपोलोनिन में लिखना बेटा, स्पोरोपोलोनिन के ब्रैकेट लगाकर लिख लेना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन टिल नाउ, ठीक है। यस सर। इट कैन विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर, इट कैन विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर। ये बेटा हाई टेम्परेचर पर विदस्टैंड रह सकता है। नवदीप रिपीट करना है, ओके बेटा। मैंने बोला स्पोरोडर्म की वो स्पोरोपोलोनिन तक हो गया। स्पोरोपोलोनिन क्या होता है? इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल, ठीक है, रेजिस्टेंट होता है बेटा, इससे ज्यादा रेजिस्टेंट मेटेरियल अब तक ऑर्गेनिक मेटेरियल नहीं पता चला, ठीक है। और ये क्या करता है, तो वही लाइन लिखनी है, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन टिल नाउ, ठीक।
it can withstand with high temperature. पूरी डेफिनेशन रिपीट करता हूं, चलो बेटा एग्जाइन में लिखना है, इट इज द आउटर लेयर, it is the hard outer layer of sporoderm, it is the hard outer layer of sporoderm and made up of sporopollenin, sporopollenin and made up of sporopollenin. और sporopollenin के ब्रैकेट में लिख देंगे it is one of the most resistant, it is one of the most resistant organic material known till now. ठीक हुआ, आगे लिखेंगे इट कैन विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर, इट कैन विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर, चाहे टेम्परेचर हाई हो उसमें भी ये बेटा डटा रहेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली आल्सो, इट कैन विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एल्कली एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स आल्सो, ठीक है। किसी तरह का केमिकल इस पर एक्ट नहीं करेगा। अगली इसमें आगे लाइन ऐड करनी, नो एंजाइम, नो एंजाइम डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन, डिग्रेड स्पोरोपोलोनिन, स्पोरोपोलोनिन को कोई भी एंजाइम भी डिग्रेड नहीं कर पाएगा। नो एंजाइम डिग्रेड स्पोरोपोलोनिन, अभी तक नहीं पता चला ऐसा कोई भी एंजाइम। हो गया बच्चों यहाँ तक? जल्दी प्लीज मैसेज करें, पिंग करें जल्दी, थोड़ा एक्टिव मोड में आए बच्चों। यस सर, हो गया। यस सर। अभी एग्जाम में और लिखवाना है मुझे, तो 4 लाइन जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। यस सर, हो गया। ओके, दैट्स गुड। अब इसके बाद बेटा क्या लिखना है कि एग्जाम की मदद से, नवदीप तुम बहुत धीरे लिखते हो भाई, ऐसे काम नहीं चल पाएगा नवदीप, थोड़ा तेज लिखो यार। हाँ, ट्रेनिंग देने पड़ेगी इसको नवदीप को, बच्चों ट्रेनिंग दो यार इसको, एक ना क्लास लगा लो जूम ऐप पर। देंगे सर, देंगे। तेजी से लिखा जाता है। नवदीप को पूरा चाहिए सर। एल्कली के बाद था बेटा नो एंजाइम, नो एंजाइम डिग्रेड स्पोरोपोलोनिन, बस इतना, ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलोनिन को डिग्रेड कर दे। अब बच्चों क्या दूसरा पॉइंट है एक इंपॉर्टेंट, एग्जाइम की मदद से, एग्जाइम की मदद से फॉसिलाइजेशन हो सकता है। फॉसिलाइजेशन, ये वर्ड है बेटा, फॉसिलाइजेशन का मतलब है कि आप जैसे फॉसिल्स मिलते हैं ना, इवोल्यूशन में आप पढ़ोगे, इसी साल पढ़ लोगे, फॉसिल्स जो मिलते हैं बच्चे वो कई सौ कई हजार साल पहले के रखे रहते हैं। तो स्पोरोपोलोनिन वो मटेरियल है जो पोलन ग्रेन को फॉसिलाइजेशन कर देगा। कहने का मतलब है इतनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा कि लाखों साल तक भी वो जिंदा रह सकता है, उसके अंदर उसका न्यूक्लियस वगैरह सारी चीजें, उसका अपना उसका मेल गैमेटोफाइट जो होगा ना, बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। वो डिपेंड करेगा बट स्पीशीज टू स्पीशीज, ठीक है, समझ आ गई बच्चा? तो फॉसिलाइजेशन में लिखना, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल, pollen grains are well preserved as a fossil by the presence of sporopollenin, by the presence of sporopollenin, ठीक है। फिर लिखेंगे बेटा स्पोरोपोलोनिन और एग्जाइम, इस अगले लाइन से, स्पोरोपोलोनिन और एग्जाइम प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन्स from hazardous materials. Sporopollenin protect the pollen grains from hazardous environment करना बच्चों, from hazardous environment and biotic and abiotic pollinators. Pollinators क्या होते हैं, pollination पढ़ोगे अभी आप, ठीक है, pollinators होते हैं। तो बेटा ये पॉलिनेटर्स कभी कभी डैमेज भी नहीं करते ना इंसेक्ट वगैरह, तो उनसे प्रोटेक्शन भी ये एग्जाइम ऊपर कवरिंग कराती है उसको। हो गया बच्चों? रिपीट करता हूं चलो,
Sporopollenin protect the pollen grains from hazardous environment and from abiotic and biotic pollinators। अर्नव अभी कुछ खास ऐसा नहीं हुआ है, मैंने केवल पोलन ग्रेन्स का डायग्राम बनाया है, ठीक है। और इस डायग्राम को देखो, बनाओ इसको जल्दी से अर्नव। और हम एक्साइन लेयर के बारे में लिख रहे थे, थोड़ा सा छूटा है बस तेरा, रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है। इतना हो गया बच्चों। चलिए आगे लिखेंगे बेटा, एबायोटिक और बायोटिक पॉलिनेटर्स लिखा तो है यहाँ पर। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं भाई? जो पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है। पॉलिनेटर एजेंट्स होते हैं ना, जैसे मधुमक्खी या पानी, ठीक है, इंसेक्ट, यस। तो वो डैमेज ना कर दें कहीं पोलन ग्रेन्स को, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है एक्साइन। एक्साइन में कौन? स्पोरोपोलोनिन। अच्छा बच्चों तुम लोग बातें बहुत करते हो भाई, हाँ, म्यूट करना पड़ता है सभी को। हो गया म्यूट? नहीं हुआ ठीक है। अभी चलो अगला पॉइंट लिखो। देखो बेटा, अगर आप अपनी एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे ना, तो एक डायग्राम आपको मिलेगा बड़ा खूबसूरत सा, और उसमें दिखेगा इस तरह की लेयर ना, बाहर की लेयर एक्साइन की बड़ी प्यारी सी स्पाइक के फॉर्म्स में दिखेगी, ठीक है, स्पाइक की फॉर्म्स में दिखेगी। तो क्या कर रहा है? एक्साइन प्रोटेक्शन के साथ साथ इसकी एक बढ़िया सी एक एरे, कहते हैं एक फैशनेबल, जो बड़ा अच्छा लगे देखने में, इस तरह का स्ट्रक्चर भी इसे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें बेटा, एक्साइन form a pattern and design which is taxonomically important, मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी के बेस पे टैक्सोनॉमी करी जाती है, आपने लिविंग बर्ड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इसकी बढ़िया सी, अगर हर स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स की अलग अलग बढ़िया बढ़िया डिजाइन होंगे, तो उससे क्या हो रहा है बेटा? टैक्सोनॉमी में हेल्प मिल रहा है। तो ठीक है, तो एक्साइन प्रोटेक्शन के साथ साथ इस चीज में भी हेल्प कर रही है। गॉट इट दैट पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस सर। चलिए अब देखो, आप जर्मपोर में लिखेंगे बेटा, जर्मपोर इज अ ओपनिंग वेयर स्पोरोपोलोनिन इज एब्सेंट। बस इतना लिख लो, वेयर स्पोरोपोलोनिन इज एब्सेंट। स्पोरोपोलोनिन उस जगह नहीं प्रेजेंट होगी, बस छोटा सा पोर होगा, बड़ा माइन्यूट सा, ठीक है। जर्मपोर इज अ ओपनिंग वेयर स्पोरोपोलोनिन इज एब्सेंट, ठीक है। चलो बेटा, अब इंटाइन के बारे में लिखना है। इंटाइन के बारे में एक लाइन लिखना, इट इज द इनर वॉल which is thin and continuous। it is the inner wall which is thin होती है बच्चे as comparison to एक्साइन, और कंटिन्यूअसली रहती है, कहीं पर भी इसमें ब्रेकेज नहीं होती, ठीक है। थिन होती है और कंटिन्यूअस रहती है, एंड मेड अप ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। इंटाइन इज मेड अप ऑफ बेटा सेलुलोज और पैक्टिन। सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है इंटाइन, ठीक है बच्चों, हो गया? ठीक है। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में लिखवाना है, क्या डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस अच्छा प्रोमिनेंट होता है, ये बात हम बता चुके हैं आपको, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर के बारे में। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आए इसमें? एक तो फॉसिलाइजेशन का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्पोरोपोलोनिन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका सेलुलोज पैक्टिन का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो टैक्सोनॉमी वाला पॉइंट भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। अब बच्चों पोलन ग्रेन की
क्या होती है, वायबिलिटी चेक करते हैं। लिखना, हेडिंग डालना, पोलन वायबिलिटी। ये स्ट्रक्चर हो गया। वायबिलिटी होती है बेटा कि एक पोलन ग्रेन्स कितने समय तक एक्टिव रह सकता है। मतलब उसके अंदर जो मेल गैमेटोफाइट है वो कब तक फ्यूजन करने के लिए कैपेबल रहेगा। ठीक है, मान लो ऐसा होता है ना बेटा, ये वेरी करता है, स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक वायबल रह जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं घंटे 2 घंटे या कुछ महीनों तक ही रह पाते हैं। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर तो कहीं नहीं जाने वाला, एग्जाइम उसे प्रोटेक्शन देती रहेगी। बट बात ये है कि उसके अंदर जो मेल गैमेटोफाइट है उसको भी तो पोटेंशियल चाहिए ना कि वो फीमेल को जाकर फ्यूज कर दे। सॉरी, तो उस पीरियड को बोलते हैं पोलन वायबिलिटी। इसमें एक लाइन लिखेंगे बेटा, द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स retain the ability to germinate the period for which pollen grain retain the ability to germinate on landing on the stigma is called pollen viability। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं बेटा फिर, द पीरियड फॉर विच द पोलन ग्रेन्स रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा में लैंडिंग करने के बाद कितने पीरियड तक उसकी जर्मिनेशन करने की वो रहती है। ठीक है, इट इज कॉल्ड पोलन वायबिलिटी। ठीक, आगे एक लाइन लिखेंगे बेटा नोट पॉइंट करके, इट इज वेरिएबल एंड डिपेंड अपॉन temperature and humidity। it is variable and depend upon temperature and humidity। ये बेटा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी वेरिएबल करेगा। ठीक है, डिपेंड करेगा उस पर, और स्पीशीज टू स्पीशीज भी वेरी करेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में लिखेंगे बेटा, राइस और व्हीट, मैं लिखता हूं राइस और व्हीट की पोलन वायबिलिटी जो होती है वो हाफ एन आवर की होती है। ठीक है, आधे घंटे तक ये जर्मिनेट कर सकता है। ठीक, और कुछ फैमिलीज होती हैं जैसे सोलोनेसी, लेग्यूमिनेसी। ठीक है, इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बेटा वो कई मंथ तक, सेवरल मंथ तक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सोलोनेसी फैमिली हो गई बेटा, और रोसिएसी सोलोनेसी ये फैमिली हो गई, और लेग्यूमिनेसी और होती है एक। ठीक है, ये 3 फैमिली के पोलन ग्रेन्स, इनकी जो वायबिलिटी पीरियड होती है बेटा कुछ मंथ की आप कह सकते हैं। ठीक है, सेवरल मंथ। हो गया, छोटी छोटी चीजें हैं। अब एक लिखना बेटा पोलन बैंक, एक हेडिंग डालना पोलन बैंक डालना बेटा। एक लाइन लिखेंगे इसमें क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन करा जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन बस मैं लिख ही देता हूं, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं लिखना। क्रायो प्रिजर्वेशन इट इज डन बाय इन लिक्विड नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है बच्चे, ऐसी स्पीशीज जो प्लांट की हैं जो एंडेंजर्ड की कगार पे हैं, ठीक है, या ना भी हो, अगर आपको उनको स्टोर कराना है प्लांट्स के पोलन को,
तो उस टेक्निक को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन होती है, हाँ बेटा, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, कि भाई क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होती है, लिक्विड नाइट्रोजन में जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, उसमें इन पोलर ग्रेन्स को स्टोर करके और रख दिया जाता है, और एक पर्टिकुलर जगह बनाई गई है, उन्हें कहते हैं पोलन बैंक्स, ठीक है, उन्हें कहते हैं पोलन बैंक्स। समझ आ रही बात मेरी? तो बस इसमें इतना ही है बेटा, क्रायो प्रिजर्वेशन पूरा पूछा जाता है, और पोलन बैंक्स क्या होती हैं बस ये पूछा जाता है। स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स बाय क्रायो प्रिजर्वेशन। हो गया बच्चों इतना? चलिए बेटा, अब एक चीज और बचती है इसमें कि पोलन की एलर्जी, पोलन एलर्जी भी करता है। पोलन एलर्जी, एलर्जी एक प्रॉब्लम होती है बेटा, रेस्पिरेटरी या ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जैसी प्रॉब्लम, तो वो आपका पोलन से हो सकती है, ठीक है। एक लाइन लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं बच्चे, पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज, pollen grain of many species especially एनिमोफिलस, एनिमोफिलस प्लांट्स होते हैं बेटा जिसका पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, ये आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। तो पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज स्पेशली एनिमोफिलस प्लांट, ठीक है, स्पेशली एनिमोफिलस प्लांट कॉज सेवरल एलर्जी, कॉज सेवरल एलर्जी। क्या करता है बेटा? ये एलर्जी कॉज करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अस्थमा और ब्रोंकाइटिस आएगा, बस इतना लिख लो, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, ठीक है। हो गया बच्चों, इतना हुआ। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम्पल लिखना बेटा इसका, एनिमोफिलस में जो प्लांट आते हैं, एक तो आ गया एमारैंथस, इसका नाम आप सबने सुना है, कई बार आ चुका है, ठीक है। दूसरा नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुना होगा, पार्थीनियम, सुना है, कैरेट ग्रास बोलते हैं जिसको, पार्थीनियम सुना होगा बच्चों, पार्थीनियम या कैरेट ग्रास। और इसके साथ एक पॉइंट और ऐड कर लेना, ये इंडिया की ग्रास नहीं है बेटा, ये कंटेमिनेशन से आई थी, कंटेमिनेशन विद वीट, वीट के साथ एज अ कंटेमिनेशन आई थी, इसे कैरेट ग्रास बोलते हैं, और आज की डेट में इंडिया के लिए प्रॉब्लम बनी पड़ी है, ठीक है। पार्थीनियम, इसे कैरेट ग्रास बोला जाता है। और तीसरा एक और है बेटा, चीनोपोडियम। तीन एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, चीनोपोडियम, एमारैंथस, पार्थीनियम, चीनोपोडियम। जल्दी मैसेज करो मुझे, हुआ बच्चों? हो गया मेरे बच्चों इतना? अर्नव ने मैसेज किया, यस। बाकी सब बच्चे कहाँ हैं? इनएक्टिव पड़े हैं क्या? सो गए क्या? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक 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 ठीक। तो अब हेडिंग लास्ट है बेटा, पोलन प्रोडक्ट्स। पोलन में अब लास्ट एक हेडिंग और बची है, पोलन प्रोडक्ट्स, पोलन प्रोडक्ट्स। अच्छा बच्चों, एक चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे, ऑनेस्टली बताना, सबको क्लासेस समझ आ रही है ना अच्छे से? कोई दिक्कत परेशानी कैसी भी? नो सर। फ्रैंकली बताओ मुझे, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरी क्लास में? थैंक्स थैंक्स बच्चों, थैंक्स, ओके। कोई प्रॉब्लम हो बेटा मुझे कभी भी आप शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हिचकना आपने, दैट्स गुड। चलो बच्चों, पोलन प्रोडक्ट में लिखेंगे बेटा। देखो आजकल क्या हो रहा है, शायद आप लोगों ने नहीं खाए हो लेकिन मैंने खाए हैं। एक बार मैं एक विजिट पर गया था पिछले कंपनी में,
तो उसमें क्या होता था ना, हम फूड इंडस्ट्रीज को विजिट करते थे। तो एक पंजाब में एक इंडस्ट्री है, उनका अपना बी फार्मिंग का बड़ा अच्छा काम है। वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो रही है बेटा। वो लिंक मैं रिकॉर्डिंग का भेज देता हूं आपको, यूट्यूब की वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, टेंशन ना लो आप, ठीक है। तो उनके यहाँ से हम ना मशीन परचेज की थी अपनी कंपनी के लिए। तो उन्होंने मुझे इतना बड़ा एक बार पोलन ग्रेन्स का बॉक्स दिया था, और बड़े टेस्टी होते हैं वो खाने, और एनर्जेटिक भी होता है। तो आजकल बहुत मिल रहा है ये ना, और जितने भी एथलीट्स होते हैं ये सब पोलन ग्रेन्स को काफी अच्छे से ईट करते हैं, बिकॉज आपको पता है उसमें बड़े अच्छे से मिनरल्स और न्यूट्रिशन होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, उन्हीं होने। तो पोलन प्रोडक्ट की तरह यूज करा जा रहा है आजकल, ठीक है बेटा। एक लाइन लिखना है इसमें, मैं बोल रहा हूं, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं बच्चे ये, एंड कंजप्शन ऑफ पोलन ग्रेन इंक्रीज द स्टेमिना। अच्छा हमने खाए हैं, वेरी गुड। कंजप्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स इंक्रीज द स्टेमिना and they increase the performance of athletes, and they increase the performance of athletes। और बस एक लास्ट लाइन, from the last recent years now it's become a fashion now। अच्छा सोम्या ने भी खाए हैं, बहुत बढ़िया। from a recent past years में now it's become a fashion to eat the pollen grain as a food supplement। बस ऐसे करके लिख लेंगे, to as a food supplement। और बेटा इसकी आपको टैबलेट भी मिल जाएंगी, टैबलेट्स की फॉर्म में भी आता है, ये सिरप्स की फॉर्म में भी आता है, ठीक है। और ऐसे ही रॉ भी मिल जाएंगे आपको, रॉ में भी आप खाना चाहो तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो भाई देखो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस आई, और इसमें हमारी एलर्जी में 3 एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है। क्रायो प्रिजर्वेशन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है। और वायबिलिटी में जो एग्जांपल्स मैंने बताया वो थोड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। अब इसकी आपकी इस टॉपिक की हमारी लास्ट चीज बची है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अभी बच्चों पोलन ग्रेन बना है, पोलन ग्रेन का हमने पढ़ा है, अभी मेल गैमेटोफाइट नहीं बना है उसके अंदर, अभी मेल गैमेटोफाइट बनना बाकी है। आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर भूल गया हूं मैं, एक ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम बना हुआ है, वो डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। देखना बेटा, पहले पोलन ग्रेन का डायग्राम बनाया मैंने, रफ फॉर्म में ही डायग्राम बना रहा हूं बच्चों। ये इसका न्यूक्लियस बना दिया मैंने बड़ा सा। अब इसमें होता है बेटा माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस होता है। और माइटोसिस होने से पहले, सेल का डिवीजन होने से पहले, आप जानते हो कि सेल की सारी चीजें डबल होती हैं। तो वो जो एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है बेटा, तो उसमें आपको दिखा रखा होगा 2 वैक्यूल बने हुए हैं, ठीक है, वो इसी चीज को बताना चाह रहे हैं। भाई सेलुलर एपरेटस डबल होगा, ये तो हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले में भी समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये देखो 2 वैक्यूल बनाए हुए, दीज आर वैक्यूल्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसमें माइटोसिस होने वाली है, अब डिवीजन होगा बेटा पूरा, इधर देखेंगे हम। माइटोसिस होगी तो क्या होना चाहिए भाई,
ठीक है। अब माइटोसिस से सेल्स दो बन जाएंगी, ठीक है, और इसमें दो सेल्स बनेंगी बेटा, एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव। और उससे पहले एक फेज इन्होंने और दिखाई है, क्योंकि जैसा डायग्राम एनसीईआरटी में दिखा रखा है हमें ऐसा ही समझना है बच्चे। ठीक है, अब इसमें क्या दिखा रखा है बच्चों, वैक्यूल दिखा रखा है और एसिमेट्रिक स्पिंडल्स दिखा रखे हैं। आप एनसीईआरटी की बुक खोल लेना बच्चे, उसमें देखना है डायग्राम, ठीक है। देखो न्यूक्लियस में इस तरह से उसकी डिवीजन शो कर रखी है बेटा, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सिमेट्रिक होता है, एसिमेट्रिक, दिस इज द एसिमेट्रिक स्पिंडल्स, ठीक है, और ये एक वैक्यूल दिखा रखा है ऊपर। और अब फाइनल स्टेज दिखा देंगे कि इसी के अंदर एक सेल के अंदर दूसरी सेल बन जाएगी बेटा, ठीक है, और एक सेल तो बहुत छोटी होगी इधर की तरफ बनेगी, और एक सेल काफी मोटी होगी, बड़ी सी होगी, ठीक है। इसका न्यूक्लियस ये रहा और ये इसका न्यूक्लियस है, और ये आपकी एक्साइन है, ठीक है। अब ये बेटा कंप्लीट डायग्राम बना, दो सेल्स बन गई, माइटोसिस हो गई, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज आल्सो न्यूक्लियस, ये है वेजिटेटिव सेल, और ये है बच्चे जर्मिनेटिव सेल। क्लियर हुआ बच्चों? वेजिटेटिव फॉर न्यूट्रिशन एंड जनरेटिव फॉर फर्टिलाइजेशन, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। अब बच्चों होगा क्या, देखो इसमें दो चार बातें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जिसपे क्वेश्चन पक्का मिलेगा। देखो बेटा, जेनरेटिव सेल क्या होती है, स्पिंडल शेप की होती है, लिखवा दूंगा अभी, और वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती हुई नजर आती है, बिकॉज जनरेटिव सेल बहुत स्मॉल होती है, और जनरेटिव सेल ही बेटा मेल गैमेटोफाइट्स बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज द मेन, ठीक है। और वेजिटेटिव सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जनरेटिव सेल को कि भाई बनाओ, मेल गैमेटोफाइट बनाओ, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, स्पिंडल शेप, और इट कैन ऑब्जर्व लाइक अ फ्लोटिंग इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है। इतनी छोटी होती है बट काम की होती है, और ये भी तो काम की है, जब तक ये सपोर्ट नहीं करेगी उसका क्या, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसका ये साइटोप्लाज्म हुआ बच्चों, बेसिक बेसिक चीजें ही बना लेनी चाहिए, दिस इज द साइटोप्लाज्म, और ये इसका साइटोप्लाज्म हुआ। लिखो जरा एक लाइन इन दोनों के बारे में। अब बन गया आपका मेल गैमिट्स बनेगा इसमें बेटा, ये दो सेल में डिवाइड होगी, अभी बताऊंगा मैं आपको। अच्छा रिपीट करना है बच्चों, देखो देखो पूरा डायग्राम समझते हैं एक बार फिर से। देखो बेटा, ये पोलन ग्रेन है आपका, दिस इज द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में बेटा हमने न्यूक्लियस दिखाया और एक वैक्यूल दिखाया। अब इसमें माइटोसिस होनी है, तो उससे पहले क्या देखा हमने कि सब चीजें डबल हो रही हैं, इसलिए वैक्यूल्स को डबल दिखा दिया। सेलुलर एपरेटस डबल होता है ना बच्चे, दो सेल्स में डिवाइड होगा, तो यहाँ दो सेल्स ही तो बनी है, बट पूरा डिवीजन नहीं हुआ, पूरी सेल्स अलग नहीं होती, ठीक है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स का अपना स्ट्रक्चर है, उसके अंदर होती है सेल्स, दो सेल्स अंदर बनती हैं, ठीक है। इसको एक्साइन वगैरह को डिवाइड करना भी तो आसान नहीं है, वो डिवाइड डिवीजन करना ही नहीं है उसे पूरा इस तरह का, ठीक है। अंदर ही अंदर के साइटोप्लाज्म में ही दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक बेटा। तो ये बन गया वैक्यूल। अब माइटोसिस हुई, माइटोसिस के बाद ये एसिमेट्रिक स्पिंडल्स हुए, मतलब न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, एक सेल ये बनी, एक सेल ये बनी, इसे बोला जनरेटिव सेल, इसे बोला वेजिटेटिव सेल, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और जनरेटिव सेल्स बनाएगी फर्टिलाइजेशन मेल गैमेटोफाइट, और वेजिटेटिव सेल्स बेटा वर्क लाइक अ एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म की तरह काम करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। समझ आया ज्योति? ज्योतिरिद्या बेटा समझ आया? जल्दी मैसेज करो। ओके चलो अब जल्दी से लिखना बेटा।
वेजिटेटिव सेल्स में लिखना, एक इंपॉर्टेंट लाइन वेजिटेटिव सेल्स में लिखेंगे जरा, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं एक एक लाइन ऐसे ही लिख लेना इसकी। बिगर इन साइज, वेजिटेटिव सेल्स लिखना बिगर इन साइज, हैविंग अबंडेंट फूड रिजर्व, having abundant food reserve, having abundant food reserve and contain a large irregular shaped nucleus, and contain a large irregular shaped nucleus। क्या होता है बेटा, साइज में बड़ा होता है और इसमें फूड रिजर्व मटेरियल रहता है, मतलब न्यूट्रिशन के लिए, और इसका न्यूक्लियस बड़ा होता है साइज में और इररेगुलर शेप का होता है। हो गया। जनरेटिव सेल में लिखना बेटा, जनरेटिव सेल में लिखेंगे इट इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, it is small and float in the cytoplasm of vegetative cell। Okay, it is spindle shaped, it is spindle shaped with dense cytoplasm and nucleus, it is spindle shaped with dense cytoplasm and nucleus। स्पिंडल शेप का होता है बेटा और साइटोप्लाज्म डेंस होता है और न्यूक्लियस इसका भी अपना एक होता है। हो गया बच्चों, यहां तक सभी का हो गया? मैसेज करो जल्दी जल्दी। हो गया बच्चों? लास्ट लाइन बोलनी है, मैं बोल रहा हूं जनरेटिव सेल इट इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, it is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus, it is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus। चलो बेटा आप जरा आगे लिखना, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, लिखना पॉलिनेशन, pollination of pollen grain take place at 2 cell stage in 60% of angiosperm। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पॉलिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस एट 2 cell stage in 60% ऑफ एंजियोस्पर्म। लिख लो इसको, फिर मैं समझाता हूं। while in 40% angiosperm, while in 40% angiosperm, generative cells divide to form 2 male gametes, while in 40% generative cells is divide to form 2 male gametes and pollen is shed at 3 cell stage, and pollen is shed at 3 cell stage। इस बात को समझेंगे बेटा। देखो बच्चों, ये जो पोलन ग्रेन है ये बेटा 2 cell स्टेज है, दिस इज द 2 cell स्टेज। अब जब ये पोलन एंथर से बाहर आएगा तो 2 सेल का स्टेज का होगा, ठीक है। ऐसा बेटा पॉलिनेशन, उसे पॉलिनेशन ही तो बोलेंगे भाई, पॉलिनेशन करेगा वो जाकर, तो ये जो पॉलिनेशन होगा इस तरह का 2 सेल स्टेज में जब पोलन बाहर आएगा, ऐसा बेटा 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में होता है, ठीक है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में ऐसा होता है। फिर देखना, इसकी पूरी बात समझना मेरी। और बच्चों जब बेटा ये जाकर स्टिग्मा पर स्टिक हो जाएगा, फीमेल के स्टिग्मा पर स्टिक हो जाएगा, उसके बाद इसकी जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगी और 2 मेल गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। 2 मेल गैमेट्स, ये इसका
आपका न्यूक्लियस ये, इसका मतलब है जब बेटा पोलन का और स्टिग्मा का इंटरेक्शन हो जाएगा ना, जब पोलन और स्टिग्मा का इंटरेक्शन हो जाएगा, पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन, उस समय पर ये जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स बनेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? ऐसा प्रोसीजर 60% एंजियोस्पर्म में होगा, ठीक है। बाकी के रेस्ट 40% में क्या होना है बेटा, कि पॉलिनेशन से पहले ही, ठीक है, पॉलिनेशन से पहले ही 40% में पहले ही जनरेटिव सेल में माइटोसिस होके और 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे। मेल गैमेट्स 2 बनते हैं बच्चे, ठीक है। पॉलिनेशन होने के टाइम पर मतलब 3 सेल स्टेज है ये, देखो। अब ये जो है बेटा 1 2 3, ठीक है, ये 3 सेल स्टेज है इस समय, दैट इज 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज एट पॉलिनेशन, ठीक है। ये 2 सेल स्टेज था एट पॉलिनेशन। बात समझ में आ गई बच्चों? ये बात किसी को कंफ्यूजिंग तो नहीं कर रही? मुझे बताओ, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। देखो मैं फिर बताता हूं, जनरेटिव सेल को 2 मेल गैमेट्स में कन्वर्ट होना ही होना है, ये नो डाउट, ऑल क्लियर है, ठीक है। ये तो होगा ही होगा, जनरेटिव सेल को 2 मेल गैमेट्स बनाने हैं। अब 60% एंजियोस्पर्म्स के प्लांट में तो जब पोलन ग्रेन निकलेगा तो 2 सेल स्टेज का होगा, केवल 2 सेल स्टेज में निकलेगा, और जब बेटा वो स्टिग्मा पर चला जाएगा तब इसके अंदर प्रोसेस स्टार्ट होगी और 2 मेल गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन 40% में क्या होता है कि पहले ही पॉलिनेशन के से पहले ही बेटा 3 सेल स्टेज का बन जाता है, और पॉलिनेशन के समय पर जो होगा ये पोलन ग्रेन वो 3 सेल स्टेज का होगा, और यहाँ पर 3 सेल स्टेज यहाँ आकर बन रही है। अब ये वाला है, ये 3 सेल स्टेज का है बेटा, 3 सेल स्टेज, तो 3 सेल स्टेज तो दोनों में आ रही है, बट डिफरेंस इतना है कब आ रही है। बात समझ में आई बच्चों? क्लियर हुआ? अर्नव के अलावा सबको क्लियर हुआ? आयुष को क्लियर है, अर्नव को क्लियर है, नवदीप, ज्योति, बाकी सब कहां गए? सबको क्लियर है बच्चों? चलो वेरी गुड, वेरी गुड। एक लाइन लिखना बेटा बस अब लास्ट में, इसमें एक लाइन नोट पॉइंट करके डालेंगे, द मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। ये जो मेल गैमेट्स होते हैं बेटा नॉन मोटाइल होते हैं, द मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल and a pollen and a pollen will be 3-celled pollen या 3 cell stage और मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, और मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। देखो मैंने क्या बताया, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट अगर आपको कोई पूछ ले तो वो 3 सेल स्टेज होगा, ये बात बताना चाह रहा हूं मैं आपसे। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट हैव 3 सेल स्टेज, हैव 3 पोलन, एक से पोलन बोल रहा हूं, इन पोलन में 3 सेल्स, ठीक है बेटा? समझ आ रही है ये बात मेरी? ऐसे लिख लो चाहे सिंपल में, इन मैच्योर मेल गैमेटोफाइट पोलन विल हैव 3 सेल्स, ठीक। चलो बच्चों देखो, अब ये अपना पूरा मेल गैमेटोफाइट खत्म हो गया। मैं समझता हूं सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया है, कल के टेस्ट में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने मेरी क्लासेस में भी ढंग से समझ लिया, नहीं आने वाली। हो सकता है टेस्ट पेपर मैंने नहीं बनाया बेटा, करनाल का पेपर आएगा आपका, और उसमें जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में तो वैसे पूरा कंप्लीट कवर होता भी नहीं है, बट अगर वो कहीं से भी मेल गैमेटोफाइट कर दे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, नो डाउट, आई एम डैम श्योर। ठीक है बच्चे, हो गया?
अब मैं आपको थोड़ा सा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में बॉटनी में पोर्शन रहा था, जूलॉजी का नहीं बात कर रहा बेटा मैं, ठीक है, जूलॉजी का तो आपका टेस्ट में भी आ चुका है, बॉटनी में जरा सा पोर्शन रहा था, वो मैं और कवर कर देता हूं। 2-4 चीजें हैं, ज्यादा नहीं रही थी बेटा। इसको रब कर दूं, जल्दी मैसेज करो। हाँ बेटा, जो स्किप हुआ था ना वो लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं आप सब अपने माइक ऑन करो, मुझसे बात करो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बच्चों। यस यस हाँ सर। बेटा बोलो, सर जो भी प्रॉब्लम है बताओ। सर जो ऑफलाइन हमने थोड़ा छोड़ा था उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे क्या अभी? बेटा जो ऑफलाइन में हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस तक, गैमीट ट्रांसफर रह गया था, ठीक है। तो वैसे तो वो पूरा चैप्टर मैं ही करा रहा था, तो उसमें अभी जो आपका कल टेस्ट में आएगा वो केवल बॉटनी का पोर्शन आएगा। तो उसमें बस 2-4 चीजें हैं, 10 मिनट की हैं, गैमीट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन वगैरह, वो देख लेते हैं हम, ये मैं कह रहा था। ठीक है। आपने पढ़ा लो चैप्टर, कल टेस्ट में आने वाला, पढ़ भी रहे हो? यस सर। बस एक नवदीप ने क्वेश्चन पुटअप किए हैं, बाकी किसी बच्चे ने कोई डाउट नहीं क्रिएट करा अभी तक, इसलिए कह रहा हूं मैं अच्छे से लेके आना भाई, सुन लो मेरी बात। जी सर। चलो मैं माइक लगा रहा हूं अब। देखो भाई, मैं समझता हूं हमने कारा और इसका कारा का और मार्केंशिया का तो समझ लिया था, ठीक है, कारा और मार्केंशिया हो गया था हमारा। हम थे गैमीट ट्रांसफर पर। गैमीट ट्रांसफर, अगली बार से ऐसी दिक्कत ना, टेस्ट से पहले ही सिलेबस पूरा करेंगे और अच्छे से होगा इस बार से। अगली बार से तुम्हारी क्लासेस ज्यादा करानी है और कंबाइंड क्लास चलानी है, मैं बताऊंगा अभी आपको। फिलहाल अभी ये समझो बेटा, देखो गैमीट ट्रांसफर में क्या था बच्चे, अगर बॉटनी की बात करें तो जैसे आपका फर्टिलाइजेशन से पहले गैमीट्स का ट्रांसफर होना जरूरी है, तो एल्गा, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में कौन कौन से? एल्गा, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इन तीनों में जो गैमीट्स का ट्रांसफर होता है वो बेटा वाटर के थ्रू होगा, ठीक है, वाटर के थ्रू गैमीट्स ट्रांसफर होंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और बेटा जो सीड प्लांट होते हैं, जैसे आपका जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म की बात करें हम, और एंजियोस्पर्म की, इनमें जो गैमीट ट्रांसफर होगा, इनमें जो गैमीट ट्रांसफर होता है वो होगा बेटा किसके थ्रू? पोलन ग्रेन के थ्रू, पोलन ग्रेन के थ्रू, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों? और इसमें 2 चीजें होती हैं, फर्टिलाइजेशन में पॉलिनेशन होता है बेटा पोलन ग्रेन्स के थ्रू, और 2 तरह के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, कौन बताएगा सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? तो मतलब उसी प्लांट के ऊपर एक ही प्लांट डायोसिस प्लांट है, हाँ, बाइसेक्सुअल प्लांट है, उसी के अंदर से क्रॉस में दूसरे जाएगा। में
मतलब मेल और फीमेल प्लांट तो सर वहीं पे है। सेम प्लांट। सर आवाज नहीं आ रही सर, वरना ब्लर आ रहा है वीडियो से बिल्कुल। बेटा कभी कभी हो रहा है सर, नेटवर्क इशू। नहीं, नेटवर्क नहीं है, मैंने माइक हटाया था ना, इसलिए। अब आ रही है आवाज मेरी? अब आ रही है सर। ये माइक से आ रही है या मैं फोन से बोल रहा हूँ तो आ रही है? कुछ पता चल रहा है आपको? आप तेज है क्या? अब थोड़ी वॉल्यूम तेज हुई? आ रही है सर। आवाज आ रही है कि माइक से है चाहे फोन से है, आ रही। चलो हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलो बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन में देखेंगे जरा। अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, जिसमें आपकी स्टिग्मा स्टाइल दोनों प्रेजेंट है, ये आपका मेल और फीमेल, ये आपका एंथर हुआ और ये आपका फीमेल पार्ट हुआ, ठीक है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है बेटा, इसमें अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो होगा बेटा सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पोलन यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है तो ये हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। अब मेरी बात को सुनो, ये एक प्लांट है, इस प्लांट में एक तो मेल फ्लावर है और एक फीमेल फ्लावर है। अगर इसके पोलन यहां ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, बताएगा कोई? क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ सेम प्लांट। क्या बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ सेम प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन होगा सेम प्लांट पे। सर सेल्फ पॉलिनेशन। देखो मेरी बात सुनो, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें अभी आगे आप पढ़ोगे इसमें। वैसे तो अगर इसमें एक मीडियम का यूज हुआ है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए, ठीक है। बट बेटा जेनेटिक तो सेम है ना, जीन्स तो चेंज नहीं हुई, तो उस सेंस में ये सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी एक वर्ड आता है, आगे आप पढ़ोगे जीनोगैमी, एक्सोगैमी, वो सब मैं पढ़ाऊंगा, ऑटोगैमी, ठीक है। तब जाकर ये बात आपको क्लियर समझ में आएगी। अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूं सेल्फ पॉलिनेशन में आएगा ये। बट रियल में देखा जाए तो ये जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन माना जाता है, और अगर टेक्निकली देखा जाए ट्रांसफर, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन माना जाएगा बेटा, क्योंकि इसने हवा का या हो सकता है इंसेक्ट का या हो सकता है बी का, किसी का भी सहारा लिया, किसी पॉलिनेटर का सहारा लिया है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन माना जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों मेरी? तो ये तो हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन देखा जाए तो बेटा क्रॉस पॉलिनेशन वही दो डिफरेंट प्लांट्स, एक ये रहा, एक ये रहा, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, चाहे बाइसेक्सुअल भी हो, नो डाउट, चाहे बाइसेक्सुअल है, चाहे बाइसेक्सुअल, इसके पोलन यहां ट्रांसफर हो गए तो ये बेटा क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाएगा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, बड़ा सिंपल सा है, और अभी तो आपको बस इंट्रोडक्शन भर का है, ये तो बड़े डिटेल में डेप्थ तक खंगालना है आपने, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है, बड़ा डिटेल में समझेंगे आप। तो बेटा देखो, ये सारे स्टेप थे जो अभी तक हम समझे। अभी मैं जूलॉजी का नहीं कवर कर रहा हूँ बेटा, बाद में देखेंगे उसको। ये सारी चीजें आ गई आपकी फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले की बातें आ गई आपकी ये। अब देख लेते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है प्लांट्स। अगर ये चैप्टर आप लोगों को और थोड़ा सही से, मतलब आज ही अगर देखना है, तो क्या शाम को एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएं? सर कर रखा है सर, चैप्टर कुछ है नहीं सर इसमें ऐसा वैसे। वैसा तो कुछ खास नहीं है, बट नवदीप सबसे पूछना है ना बेटा, बाकी का वो सब करना है सर।
हाँ कर बेटा, लिया सर, देखो क्या करें। टेस्ट भी है सर, कल 2 दिन पहले पता चला है सर, टेस्ट का भी है। और टेस्ट भी है तो कर लोगे ना ऐसा जिसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं सर, अलग खुद से- कर लेंगे, कर भी ली सर, इसके एमटीजी में क्वेश्चन हो हाँ, जाएंगे, एनसीईआरटी हाँ पढ़ लेंगे नवदीप नवदीप करा ले। 2 पेज से बस कर कर रखा लिया है ना 2 आपने। पेज। मैंने Yes, तो कर लिया sir. सर। चलो अच्छा, मैं 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ बस आपको, ठीक है। जैसे फर्टिलाइजेशन भी बेटा 2 तरह से होगा इसमें, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे बेटा कि मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों बाहर आ गए और ज्यादातर मीडियम होता वाटर। अब मुझे बताओ किस में होगा ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? एल्गी ब्रायोफाइट। एलगे ब्रायोफाइट सर। यस, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो एग्जांपल है एल्गी, बेटा ब्रायोफाइट नहीं होगा एग्जांपल, नहीं 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 नहीं, सही से पढ़ो। एल्गी ही केवल होता है जिसमें आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ब्रायोफाइटा में मीडियम भले ही वाटर रहा होगा बट फर्टिलाइजेशन इंटरनल सर देखा। ब्रायोफाइटा तो क्या? हाँ सर, ब्रायोफाइटा हाइड्रोस्कोपिक होता है सर, वाटर का तो यूज होता है सर। ब्रायोफाइट्स इसमें आएगा इंटरनल में, और टेरिडोफाइट्स और जिम्नो और एंजियो। अब एक ऐसी एल्गा बताओ जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा। एक ऐसी एल्गा बताओ जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। गोनियम होता है, कुछ पूरा नाम याद नहीं, गोनियम है। नहीं, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चे? जी सर। यस सर। चलो 1-2 टर्म शायद आपने नहीं सुनी होंगी वो और मैं इसमें बता देता हूं। ज़ूआइडोगैमी सुना है बेटा? नो सर। ज़ूआइडोगैमी, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स है बेटा, ज़ूआइडोगैमी, ये लिखना। जिसमें मेल आपको बेटा गैमेट। किसी का बाहर का शोर का डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा? मेरी आवाज के अलावा कोई और आवाज तो नहीं आ रही बच्चों? कहाँ गए बच्चों? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। यस सर। देखो बेटा, Yes, ज़ूआइडोगैमी क्या होता sir. है? अगर अगर बच्चों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट्स पानी के थ्रू ट्रांसफर हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ज़ूआइडोगैमी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ? ब्रायोफाइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, अगर पानी का मीडियम इस्तेमाल करके और गैमीट्स, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ज़ूआइडोगैमी। एग्जांपल में एल्गा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट। सर सर हाँ, सर +1 की एनसीईआरटी में इसमें लिखा है ब्रायोफाइट में कि प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बेटा, क्या दोबारा बोलना? सर इसमें लिखा है प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, तो ब्रायोफाइट्स में तो होता ही है, तो वो तो ब्रायोफाइट्स में ही होता है, तो वो सॉइल में डिपेंड होंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उस पर डिपेंड रहेंगे। वही तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमीट्स ट्रांसफर हो और मीडियम वाटर रहे, ठीक है, तो ऐसा एल्गा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तीनों में देखने को मिलता है। जी सर। उसे बोलते हैं ज़ूआइडोगैमी। और एक और होता है बेटा सिफनोगैमी। सिफनोगैमी तो सुना होगा शायद आपने। सिफनोगैमी सिफनोगैमी में क्या होता है कि ट्रांसफर जो होगा बेटा वो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर और पोलन ट्यूब के थ्रू होगा, ठीक है, Yes, उन्हें sir. सिफनोगैमी बोलते हैं।
पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर बाय पोलन ट्यूब, ठीक है, पोलन ट्यूब। इसमें आ जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है बच्चों। यस सर। ये एक दो टर्म्स थी, एक टर्म और है जो मैं बताना चाह रहा हूं, बस लास्ट है बच्चे। एक्सोगेमी और एंडोगेमी आपने सुना है? यस सर। हाँ, उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन से और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से कंफ्यूज मत कर देना। देखो एक्सोगेमी क्या होती है, अगर दो इंडिविजुअल्स का क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है यूजिंग ऑफ टू गैमीट्स डिफरेंट इंडिविजुअल के, ठीक है, तो वो एक्सोगेमी कहलाएगी। एक्सोगेमी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल, और एक होता है एंडोगेमी। सेल फिर तो एंडोगेमी में आएगा। क्या बच्चे? सेल पॉलिनेशन एंडोगेमी में आएगा। हाँ, ये बात कही, ठीक है। तो ये हो गया बेटा टू फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ऑफ सेम इंडिविजुअल, और इसमें ही आएगा सेल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। एक बेटा पार्थेनोकार्पी पता है ना? यस सर, मतलब फीमेल गैमेट खुद ही डेवलप हो जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के। बिना फर्टिलाइजेशन के। पार्थोकार्पी और पार्थोजेनेसिस में डिफरेंस पता है ना? पार्थोजेनेसिस तो सर सिमिलर इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है। पार्थेनोजेनेसिस होती है बेटा, सुनो बस एक डिफरेंस याद रखना, पार्थेनोजेनेसिस एनिमल्स के लिए टर्म यूज होती है, पार्थेनोकार्पी प्लांट्स के लिए, ठीक है। बात दोनों में लगभग सेम होती है। पार्थोजेनेसिस रोटिफर्स और ये सब। हाँ हो हाँ गया। हाँ हाँ, बिल्कुल मेल भी हो गया। ठीक है बेटा, बाकी ये चैप्टर पढ़ना, और अगर किसी को भी कल तक कोई डाउट हो सुबह तक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे। अगर बेटा मैसेज देखने में देरी हो रही है कॉल भी कर सकते हो आप, ठीक है। सभी सर। क्लास में ऐड करना है, नोट करना है। हाँ, रब नहीं करूंगा मैं, आप रखो, क्लास कंटिन्यू कर रखो। रब नहीं करवाना है। सर हो गई सर क्लास? अभी आप ये बताओ, अभी टाइम है आपके पास? और नहीं सर, पढ़ना है सर, टेस्ट है सर। चलो ठीक है, पढ़ लो आप। ये वाला चैप्टर ही मुझे दो चार चीजें थी जो मैंने बता दी आपको, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग कर लोगे इसको, ठीक है। ठीक है टेस्ट की प्रिपरेशन करो बेटा। हो गया ये, क्लास एंड कर दूं? यस सर। ओके बच्चों।